ओके, हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस के अंदर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? वी आर स्टडिंग क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। व्हाट वी आर स्टडिंग? वी आर स्टडिंग क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर के अंदर अब तक काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि भाई किस तरह से कि लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, वेरियस सिचुएशंस ऑफ लोन क्रेडिट, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास के अंदर क्या कर लिया था बेटा, डिस्कस कर लिया था। आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर अपन अब कंटिन्यू करते हैं हमारी आज की क्लास को। चलिए, अगला टॉपिक क्या है बेटा हमारा? फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि फॉर्मल सेक्टर क्या होता है। क्या समझे बेटा हम कि फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? अगर हम फॉर्मल सेक्टर को समझेंगे तो इसको समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम साथ के साथ इनफॉर्मल सेक्टर को भी समझें। क्या समझे बेटा अपन? फॉर्मल सेक्टर को भी समझे ध्यान से, और साथ के साथ हम क्या समझें? हमें इनफॉर्मल सेक्टर को भी अच्छे से समझना चाहिए। बड़ा आसान है। देखो, आप यूं समझ लो कि फॉर्मल सेक्टर का मतलब हो गया बेटा गुड, और ये होता है बैड। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? गुड होता है। और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है बेटा? इट्स अ बैड सेक्टर। गुड सेक्टर का मतलब कि जहां पर लोन आसानी से मिले, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिले, ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं हो, एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो। किसका? बोरोवर का। इनफॉर्मल सेक्टर कि जहां पर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, जो लेंडर है उसकी मर्जी चलती है, और वो साथ ही साथ क्या कर देता है? एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। किसको? टू द बोरोवर। समझते हैं इसको अपन? ध्यान देना, क्या लिखा है? फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर का मतलब क्या है बेटा? कि लोन कहां से लिया गया है? बैंक से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो लोन लिया जाता है वो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा वो? दैट इज नोन एज फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। साथ ही साथ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। जितने भी फॉर्मल सेक्टर्स है ना लोन देने वाले, उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कि कहीं ये कोई मिसलीडिंग काम तो नहीं कर रहे, कहीं ये जबरदस्ती एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं कर रहे, कहीं ये अनावश्यक रूप से परेशान तो नहीं कर रहे। सब कुछ उसके अंदर उनके द्वारा कंसिडर किया जाता, देखा जाता है। वही इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें बेटा अगर अपन, तो इनफॉर्मल सेक्टर में कौन आ गया? मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये सब कौन है? इनफॉर्मल सेक्टर है। कौन है ये सब? इनफॉर्मल सेक्टर में आने वाले लोग हैं। अच्छा, इनके लिए कोई आरबीआई कुछ नहीं कर सकता। आप आपके दोस्त से या रिश्तेदार से पैसे ले आए और फिर आरबीआई के पास जाए कहो कि भैया हमने हमारे रिश्तेदार से पैसे लिए थे, वो चीट कर रहा है, तो इसके लिए नो वन कैन बी रिस्पॉन्सिबल। कोई क्या नहीं हो सकता बेटा? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। ठीक है? देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। आगे ध्यान दीजिए। अब देखो, इसको है ना बाद में समझते हैं, पहले अपन थोड़ा सा इसको बुक में से रीड करते हैं आपके में से। देखो, ध्यान दीजिए आप। देखो, देखो, फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, वी हैव सीन इन द अबव एग्जांपल्स दैट पीपल ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इससे पहले वाली क्लास के अंदर में 2 एग्जांपल देखे थे, 3-4 एग्जांपल देखे थे, उनमें देखा था कि लोग जो है ना अलग अलग जगह से क्या करते हैं? लोन लेते हैं, कई सारी जगह से ले सकते हैं। द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन कैन बी कन्वीनियंटली ग्रुप्ड एज फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन।
जो अलग अलग जगह से लोन लिया जाता है उसको आसानी से हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। कौन कौन से दो ग्रुप थे बेटा? एक तो फॉर्मल सेक्टर लोन और दूसरा कौन सा था? इनफॉर्मल सेक्टर लोन। अमंग द फॉर्मर आर लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कॉपरेटिव्स। फॉर्मल सेक्टर में कौन कौन से आते हैं लोन? जो कि बैंक से कॉपरेटिव से लिया हुआ है। और द इनफॉर्मल्स में कौन आते हैं? लेंडर्स, इन मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एटसेट्रा। ये जो ग्राफ आपको दिखाया गया है, कौन सा है बेटा? ये जो ग्राफ आपके सामने आपको जो प्रेजेंट हो रहा है, ये ग्राफ आपको अपने आप में क्या दिखा रहा है? देखो ध्यान देना। सोर्स ऑफ क्रेडिट पर ₹1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। रूरल एरियाज में, इंडिया के रूरल एरियाज में अगर लोग लोन लेते हैं ना, तो कहां से लेते हैं? केवल 1% सरकार से लेते हैं, 25% कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेते हैं, 25% कॉमर्शियल बैंक से लेते हैं, अदर इंस्टीट्यूशनल से केवल 5% लोग लेते हैं, लैंडलॉर्ड आजकल खत्म ही हो गए इसलिए उनसे 1% रह गया, रिलेटिव एंड फ्रेंड से केवल 8% है, और अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से केवल 2% है। तो मैक्सिमम शेयर किसका है? मनी लेंडर्स का। रूरल एरियाज में आज भी लोग सबसे ज्यादा लोन किससे ले रहे हैं? मनी लेंडर्स से। इसलिए सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट भी कौन कर रहा है? मनी लेंडर से सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। क्लियर? कोई डाउट है बेटा यहां तक? आगे बढ़ते हैं अपन। अब हमने अभी एक बात पढ़ी थी, क्या पढ़ा? कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है बेटा? सुपरवाइज कर रहा है, मैनेज करता है, देखता है चीजों को कैसे क्या हो रहा है। देखो वही लिखा है कि इन ग्राफ 1 यू कैन सी द वेरियस सोर्स ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया इज मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। आपको दिख रहा है ना यहाँ पर कि ज्यादा क्रेडिट कहां से आ रहा है? फॉर्मल से, इनफॉर्मल से। देखो समझो यहाँ पर फॉर्मल इनफॉर्मल पता लग रहा है। सरकार, कॉपरेटिव्स, अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज, ये सब फॉर्मल सेक्टर हो गया। ये अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज और नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज, ये तो इनफॉर्मल में आएगा। ठीक है, तो फॉर्मल सेक्टर से कितना आ रहा है? 2505, 2300, केवल 31%। इनफॉर्मल सेक्टर से 33, 134, 42, 31 और 25, 56%। और 44% लोन आज भी कहां से लिया जा रहा है बेटा? इनफॉर्मल सेक्टर से। ठीक है ना? तो वही बात लिखिए यहां पर, इज मोर क्रेडिट coming from the formal sector or the informal sector. The RBI that the banks gives loan not just to profit. सॉरी ये रह गया शायद कुछ इसमें, आगे और कुछ लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है? Households in India is more credit coming from informal sector. The Reserve Bank of India supervises the functioning of formal source of loans. अभी मैंने बताया कौन करता है बेटा? आरबीआई पूरा फोकस रखता है कि फॉर्मल सेक्टर कैसे काम कर रहा है। फॉर्मल सेक्टर जो भी लोन एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा वो किसके सुपरविजन में करेगा बेटा? आरबीआई के सुपरविजन में ही वो कर सकता है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। आगे बात करें, फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट द बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट्स दे रिसीव। ये मैंने समझाया था अभी आपको, प्रीवियस क्लास में हमने एक्सप्लेन किया था कि जो भी टोटल पैसा उनके पास डिपॉजिट के रूप में आता उसमें से ऐसा नहीं पूरा का पूरा लोन के रूप में दे दिया, कुछ पैसा वो अपने पास बैलेंस बनाकर रखते हैं। द आरबीआई monitors the banks in actually maintaining cash balance. आरबीआई ये भी ध्यान रखता है भाई ये मिनिमम जो कैश बैलेंस है वो मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सिमिलरली द आरबीआई सीज दैट द बैंक्स gives loans not just profit making business and traders but also to small cultivators, small scale industries, to small borrowers etc. आरबीआई ये भी ध्यान रखता है कि कहीं ऐसा ना हो बैंक लोन केवल कुछ जो सही सेक्शन है ना सोसाइटी को उन्हीं को दे रहे हो, जो गरीब सेक्शन है, जो वीकर सेक्शन है उसको भी लोन मिलना चाहिए। क्या वो कंडीशन पूरी हो रही है या नहीं, इस बात के ऊपर भी आरबीआई पूरा ध्यान रखता है। पीरियडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग टू होम एंड एट व्हाट इंटरेस्ट रेट। आरबीआई, अब ये सब चीजें क्या आ गई बेटा यहां पर? ये देखो जितनी भी हमने चीजें पढ़ी है ना, ये सब क्या क्वेश्चन बन जाता है हमारा, क्या आंसर बन जाता है इसका कि देखो हाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन। कैसे आरबीआई क्या कर रहा है कि जो लोन की फंक्शनिंग है ना उसको सुपरवाइज कर रहा है। तरीका दिखाई दे रहा है अपने को, क्या तरीका है? द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। एक्चुअल में कैश बैलेंस मेंटेन किया है कि नहीं किया, अभी हमने रीड किया समझाया था। आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक कहीं केवल प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को ही पैसा ना दे, वीकर सेक्शन को भी पैसा मिलना
चाहिए। आरबीआई के पास इन लोगों को पीरियडिकली अपनी रिपोर्ट भी क्या करनी होती है, सबमिट करनी होती है, ताकि आरबीआई को पता लग सके कि कौन सा बैंक कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो ये सब चीजों के ऊपर फोकस रखता है कौन, आरबीआई। फॉर्मल सेक्टर के ऊपर ध्यान रखा जाता है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि इनफॉर्मल सेक्टर को क्या कर सके, सुपरवाइज कर सके। इनफॉर्मल सेक्टर को कोई रोक नहीं सकता। इसी वजह से इनकी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होती है और उधार देने वाले लोग ना अपना पैसा लेने के लिए बहुत गलत तरीके तक अपना लेते हैं। बात को समझना बेटा, मतलब होता है ना कई बार बहुत बदतमीजी तक आ जाते हैं अपने पैसे को रिकवरी करने के लिए, जो कि एक बहुत गलत बात है, जो कि एक बहुत गलत बात है। मतलब इनका कोई मॉरल नहीं रह जाता है और कोई इनको कंट्रोल भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इनसे बचने का एक तरीका है कि इनसे लोन ही मत लो, इनके झंझट में ही ना पड़े। ठीक है, इनकी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होती है, सो द कॉस्ट ऑफ बोरोविंग इज ऑल्सो हाई, मतलब बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। इसकी वजह से एक आदमी जो इनकम अर्न कर रहा है ना, उसका मैक्सिमम पार्ट तो इनकी ब्याज चुकाने में ही उसका चला जाता है। द लार्जर पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द बोरोविंग इज यूज्ड टू रीपे द लोन, और इसी वजह से आदमी कर्ज के दलदल में फंसता हुआ चला जाता है, डेब्ट ट्रैप में फंसता हुआ चला जाता है। ठीक है, बचने का तरीका क्या है, पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट ऑन एंटरप्राइजेस बाय बोरोविंग मे नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोविंग। इनसे लोन ही मत लो, अपने आप बच जाओगे। क्लियर, देखो बुक में भी यही लिखा है, कुछ और लिखा है, एक बार बुक में से भी रीड कर लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। देखिए क्या लिखा है, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन which supervises the credit activities of lenders in the informal sector. They can lend at whatever interest rate they choose. There is no one to stop them from using unfair means to get their money back. Clear? सिंपल सी बात है, मनमर्जी करते हैं वो लोग तो करते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। Compared to the formal lenders, most of the informal lenders charge a much higher interest on loans, thus the cost of the borrower of informal loan is much higher. Clear? Higher cost of borrowing means a larger part of the earning of the borrower is used to repay the loan. मैक्सिमम पार्ट तो उसका लोन का पेमेंट करने में ही चला जाता है, जो भी वो कमा रहा है उसका। Hence borrowers have less income left for themselves, as we see for Shamal in सोनपुर। शामल वाली स्टोरी जो पड़ी थी ना, उसे हमने देखा था कि उसके पास खुद के खर्चों के लिए तो बहुत कम पैसा बचता, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट तो उसका लोन वगैरह चुकाने में ही चला जाता है। इन सर्टेन केसेस द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोविंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रिपेड इन ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर। स्टोरी ऑफ स्वप्ना, स्वप्ना की स्टोरी से कनेक्ट करो, पढ़ा था हमने कि जो कमा रहा है उससे ज्यादा तो लोन चुकाना है, तो उसको चुकाने के लिए और कर्जा लेगी, फिर और ज्यादा चुकाना है और कर्जा लेगी, तो वो कर्ज के दलदल में फंसती हुई चली जाती है। दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेप्ट एस वी सी इन फॉर रामा इन सोनपुर एंड डेप्ट ट्रैप, एंड ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग बाय borrowings may not do so because of the high cost of borrowings. ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा अपन, और क्या लिखा है ध्यान देना, समझो। हाँ देखो, अब क्या करें फिर, what can be done to improve the situation in informal sector? इनफॉर्मल सेक्टर शोषण ना कर पाए, इसके लिए क्या किया जा सकता है? कोई तो तरीका होगा, कोई तो समाधान होगा भैया जिससे हम इनफॉर्मल सेक्टर को रोक सकते हैं कि वो लोगों को एक्सप्लॉइट ना करे। बड़ा आसान सा तरीका है। क्या तरीका है आसान सा, कि बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लैंड मोर। बैंक फिर पैसा दे, क्यों जा रहे हैं लोग इनफॉर्मल सेक्टर में, बैंक में गए और बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांग लिए, नहीं है, कोऑपरेटिव्स में गए कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, पैसा नहीं मिल रहा है, या कई बार कोऑपरेटिव्स खुद के पास पैसा नहीं होता है, नहीं दे पा रहे, तो इनके पास ऑप्शन नहीं बचता है कुछ और, इनकी मजबूरी होती है कि ये इनफॉर्मल सेक्टर में जाएं। किसी को शौक नहीं आता है ना कि जाकर जानबूझकर अपन जाएं और उनसे जबरदस्ती भैया हाँ भाई हमारा एक्सप्लॉयटेशन करो, ऐसा कौन चाहता है? कोई भी ऐसा नहीं चाहता है। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट्स इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। अगर हम कंट्री का डेवलपमेंट चाहते हैं तो सस्ती दरों पर और आसान तरीके से
लोगों को लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, तभी इनफॉर्मल सेक्टर से बच पाएंगे। देखते हैं, जैसे आपको हम बात करें, देखो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, हु गेट्स व्हाट, ये जो ग्राफ है ना आपको ये समझा रहा है। देखो पर्पल जो ग्राफ है ना ये फॉर्मल सेक्टर के लिए है, और ब्लू ग्राफ है ये किसके लिए बेटा, इनफॉर्मल सेक्टर के। अगर हम गरीब लोगों की बात करें, पुअर हाउस होल्ड्स, तो इसमें 85% लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर से लोन मिलता है, केवल 15% लोग हैं जिनको कि फॉर्मल सेक्टर से लोन मिल पाता है। हाउस होल्ड्स विथ फ्यू एसेट्स, थोड़े बहुत पैसे वाले लोग, देखो यहां बहुत ज्यादा गरीब है, थोड़ी सी अमीरी बढ़ गई, इनको 47% फॉर्मल से, 53 इनफॉर्मल से, थोड़ा बहुत पैसा है। तो थोड़ा सा वेल ऑफ हाउस होल्ड से मतलब थोड़ा और पैसा है, तो इनको 72% फॉर्मल से और 28% इनफॉर्मल से। रिच पर्सन को 90% फॉर्मल से, 10% इनफॉर्मल से। कुल मिलाकर जितनी ज्यादा आपके पास पैसा है, जितना ज्यादा आपके पास वेल्थ है, आपको उतना ही ज्यादा फॉर्मल सेक्टर से लोन मिल जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ये अपने आप में एक कंक्लूजन देता है कि फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना उनके लिए आसान है जिनके पास खुद के पास बहुत सारे पैसे हो। समझ रहे हो, जिनके पास खुद के पास बहुत सारे पैसे हैं, केवल वही लोग क्या कर पा रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर से लोन ले पा रहे। क्या फायदा उसका, ठीक है। क्या लिखा है यहां पर, आगे ध्यान दीजिए, ये रीड कर लिया हमने। For these reasons, banks and cooperative societies need to lend more. This would lead to higher incomes and many people. This would lead to higher incomes and many people could then borrow cheaply for a variety of needs. कम दरों पर उनको आसानी से लोन अवेलेबल हो जाएगा। They could grow crops, do business, set up small scale industries, etc. They could set up new industries or trade in goods. Cheap and affordable credit is crucial for the country's डेवलपमेंट। एनी डाउट्स टिल हियर? नो डाउट्स। कंटिन्यू करें बेटा आगे, बड़ी सिंपल सी बातें लिखी हुई है यहां पर, आगे बढ़ते हैं। हु गेट्स व्हाट, ये भी मैंने बता दिया था कि वो ग्राफ समझा दिया था ना पूरा, वही लिखा है। मेजॉरिटी ऑफ पुअर हाउस होल्ड्स गेट्स लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, मेजॉरिटी ऑफ रिच हाउस होल्ड्स गेट लोन फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर। पुअर्स को कहां से मिलेगा, इनफॉर्मल से, रिच को कहां से मिलेगा, फॉर्मल से। द फॉर्मल सेक्टर स्टिल meets only about half of the total credit needs of the rural people. फॉर्मल सेक्टर केवल अपनी जो नीड है ना लोगों की, उसकी आधी नीड को ही पूरा कर पाता है, गरीब लोगों की। द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मीट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, इसलिए उनको इनफॉर्मल सोर्स से अपनी बची हुई नीड को पूरा करना होता है। किसको, रूरल हाउस होल्ड्स को। सो मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी ए वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर्स। इनकम बढ़ती नहीं है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो अब इसका समाधान क्या, समस्या तो आ गई हमारे सामने, समाधान सिंपल सा समाधान है। क्या समाधान है, सॉल्यूशन। दस इट इज नेसेसरी, क्या नेसेसरी है, दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज देयर लेंडिंग पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज। बैंक दे और लोन, कौन दे, बैंक और कोऑपरेटिव ज्यादा ज्यादा लोन देना शुरू करें, स्पेशली कहां पर, रूरल एरियाज में। सो दैट द डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूस, ताकि लोग इनफॉर्मल सोर्स की, इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर डिपेंड ना रहे। सेकंड क्या है कि while formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receives these loans. केवल अमीरों को नहीं मिले, अमीरों को लोन देने का फायदा क्या है, उनके पास ऑलरेडी पैसा है, गरीबों को भी वो लोन मिल सके। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा अपन, और क्या लिखा है ध्यान देना। सो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट, ये अभी अभी हमने पढ़ा था, ठीक है ना, ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बुक में से आप रीड कर लेना, इसमें कोई नई चीज यहां पर कुछ भी नहीं लिखी है। आगे देखते हैं अपन, अगला टॉपिक आ जाता है बेटा आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। क्या होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था, पिछला वीडियो देख सकते हैं, वहां पर आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में समझ में आ जाएगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं बेटा, जो खुद की हेल्प करने के लिए कुछ कमिटीज बनाते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, जहां पर उनके पास जो रिसोर्सेज है उनको थोड़ा थोड़ा वो पूल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और उन रिसोर्सेज को यूज करके फिर आपस में एक दूसरे की हेल्प करने के काम में लेते हैं। पुअर हाउस होल्ड्स डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, ऐसे लोग जो कि किसके ऊपर डिपेंड है, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के ऊपर जो डिपेंड होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अच्छा
रूरल एरियाज में बैंक लोन देती नहीं है, तो कहां से लाएं? इनफॉर्मल से लेना नहीं चाहते, फॉर्मल सेक्टर से लोन मिल नहीं रहा है, तो ये लोग डिसाइड करते हैं आपस में ही क्या करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, इस तरह से हम कोऑपरेटिव्स बनाएंगे। बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया, सब जगह बैंक्स प्रेजेंट नहीं है। गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। समस्या है ये बहुत बड़ी, बैंक से लोन लेना बड़ा मुश्किल है। बैंक से लोन लेना क्या नहीं है, आसान नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर में गए, ले भैया पैसे देना, वो दे देगा। वहां से लोन लेना बड़ा आसान होता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ कंडीशन से, बस इंटरेस्ट रेट हाई है तो हाई है। लेकिन बैंक में जाओ, 6 चक्कर लगाओ, इतना आदमी के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसकी मजबूरी हो जाता है कहां जाना, बैंक्स के इनफॉर्मल सेक्टर में जाना। एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल इज वन ऑफ द मेजर रीजन, उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, तो बैंक उसको वैसे भी लोन नहीं देगा। विच प्रिवेंट्स द पुअर फॉर गेटिंग बैंक लोन्स, जो गरीब आदमी को लोन लेने दे देता था। प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजिंग, इस समस्या थी, समस्या का समाधान क्या निकला कि ऑर्गेनाइजिंग पीपल इन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसी समस्या के समाधान में लोगों ने अपने आप को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर क्या किया, ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। क्लियर है बेटा यहां तक? कोई डाउट है किसी को? कंफर्म? चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान देना क्या लिखा है। और व्हाट इज द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते क्या है, क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? व्हाट इज द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, क्या होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनके बारे में बात करते हैं। पीपल हैव ट्राइड टू ऑर्गेनाइज रूरल पीपल इन पर्टिकुलर, विमेन्स को ज्यादा है इसमें, इनटू स्मॉल हेल्प ग्रुप्स SHGs। ये लोग अपनी सेविंग्स को एक साथ लेकर आते हैं। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स, यहां से मेंबर्स क्या ले सकते हैं बेटा, लोन ले सकते हैं फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। अपने ग्रुप में जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं वहां से उनको इजीली लोन मिल जाता है अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं ग्रुप इनको फ्री में लोन देगा, इनसे भी इंटरेस्ट लेगा, लेकिन वो इंटरेस्ट की रेट बहुत कम होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट खत्म, सब लोग दूसरे को जानते हैं, इंटरेस्ट रेट कम है, तो इससे अच्छा फिर और क्या होगा। The group charge interest on these loans, but this is still less than what the money lender charges after a year or two। अब जब इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 1 या 2 साल हो जाते हैं ना, तो इनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो उस पैसे को एज अ कोलेट्रल FD करवा के ये बैंक से एक बहुत बड़ा लोन भी ले लेते हैं। उस बड़े लोन से फिर आपस में अपने जो ग्रुप के लोग हैं ना उनकी नीड को पूरा कर देते हैं। After a year or two, if the group is regular in savings, it becomes eligible for availing loan from the bank. For instance, small loans are provided to the members for releasing mortgages, land, for meeting, मतलब जो उनकी जमीन कहीं गिरवी रखी है ना उसको छुड़ाने के लिए इनको लोन मिल जाता है। फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, जैसे सीड्स खरीदना, फर्टिलाइजर खरीदना, रॉ मटेरियल खरीदना, बैम्बू और जो भी उनकी एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट है उसके लिए, हाउसिंग मटेरियल के लिए, एक्वायरिंग एसेट लाइक सीइंग मशीन, हैंडलूम, कैटल, मतलब इनकी जो भी रूरल एरियाज के लोगों की नीड है ना उसके लिए इनको इजीली लोन अवेलेबल हो जाता है। डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। आप किसको कितना लोन दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते, इसके बारे में डिसीजन कौन लेता है? ग्रुप के मेंबर्स ही लेते हैं आपस में। Not only does it help women to become financially self-reliant, the regular meetings of the group provided a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc. मतलब जब लोग मिलते हैं ना, बाहर निकलते हैं, डिस्कस करते हैं, तो देखो फाइनेंशियल नीड तो पूरी हो रही है, लेकिन सोशल नीड्स भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, अपलिफ्ट हो रही है। मिलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, कोई तरह की समस्याएं होती है विमेंस की रूरल एरियाज में, उसके बाद डिस्कशन होता है, जानकारी मिलती है, तो उनसे अपने आप को बचाने का भी ये सॉल्यूशन इनको मिलना शुरू हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़े, ध्यान दीजिए, ये वही चीज दिया हुआ है आपको, नया नहीं है कुछ भी, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अगला लास्ट टॉपिक क्या है बेटा आपका? ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ये ना एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसी तरह का एग्जांपल आपको देखने को मिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का ही। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की स्थापना हुई। इसकी स्थापना किसने की? इन व्यक्ति ने जिनका नाम है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 1970s का टाइम था, उस समय बांग्लादेश के छोटे छोटे इलाकों के अंदर ना ये काम करना शुरू किया।
विमेंस को जोड़ना शुरू किया और आज वो एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है कि आज उसके अंदर 81,600 2018 तक, है ना, 9 मिलियन से ज्यादा, 81,600 विलेजेस में ये बैंक फैल गया है बांग्लादेश के। 9 मिलियन, 90 लाख से ज्यादा विमेंस इसके साथ जुड़ी हुई है। अब उसको कितना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, छोटा सा स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गया है यहाँ पर। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एट रीजनेबल रेट्स। स्टार्टेड इन 1970s। कब स्टार्ट हुआ बेटा? 1970s में एज ए स्मॉल प्रोजेक्ट, छोटा सा प्रोजेक्ट था ग्रामीण बैंक का। और 2018 में क्या है यहाँ पर? ओवर 9 मिलियन मेंबर्स इन अबाउट 81,600 विलेजेस स्प्रेड अक्रॉस बांग्लादेश। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरोवर्स आर विमेन एंड बिलोंग टू द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सबसे अच्छी बात, इसमें जितने भी विमेन्स है ना जुड़ी हुई हैं, वो सब क्या है? गरीब है और रूरल एरिया से बिलोंग करती है। These borrowers have proved that not only the poor women reliable borrowers, but they can start and run a variety of small income generating activities successfully। मतलब ये बताया विमेंस ने कि हम गरीब है तो क्या हुआ, हम तब भी हम बहुत कुछ कर सकती हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का कंप्लीट हो जाता है बेटा। बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि हर चैप्टर के बाद हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, तो चलिए आइए इस चैप्टर के भी हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं बेटा। ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है। एमसीक्यू नंबर 1 बताइए। इन एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन रिगार्ड टू लोन एंड सेविंग आर टेकन बाय मेंबर्स। क्या होगा बेटा इसका आंसर? मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। is authorized to issue currency in India? Who is authorized to issue currency in India? Yamisha? Reserve Bank of India. Very good. Next question. People deposit money in the banks because उनको इंटरेस्ट मिलता है, मनी सिक्योर है, मनी कंट्री के डेवलपमेंट के काम आएगी, मनी की वैल्यू बढ़ती है। क्या होगा इसका आंसर? हाँ भाई, और कुछ? एनीवन एल्स? सर ऑप्शन सी। सी, ए बी सी। यस, ए बी और सी सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन इंक्लूड लोन फ्रॉम बैंक, मनी लेंडर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या ट्रेडर्स? बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दोनों ही आएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ बार्टर एक्सचेंज इज purchasing wheat with money, purchasing fruits with money, purchasing milk with money or purchasing sugar with wheat? Purchasing sugar with wheat. Very good. Next question. Which of the following institutions is the Central Bank of India? सर ऑप्शन डी। Option number D, Reserve Bank of India is the Central Bank of India. Next and the last question. In India, who directly controls the monetary policy? सर ऑप्शन बी। Reserve Bank of India controls the monetary policy. So very good. चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में with the new chapter. Thank you class.